हेलो एवरीवन। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। हम लोग अपनी यूनाइटेड नेशंस की डिस्कशन को कर रहे थे और वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने इशू जान लिए थे। इशू कुछ ऐसे जाने थे दोस्तों हमने लास्ट क्लास के अंदर कि हम लोगों ने ये बात करी थी कौन कौन से रिफॉर्म्स की आवश्यकता है यूएन में। और रिफॉर्म्स जो है, सेक्रेटरी जनरल कोफी आनंद जी ने एक डॉक्यूमेंट जो प्रस्तुत करा रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करने के बाद, उन्होंने बोला ये सारी कंडीशंस अगर कोई कंट्री फुलफिल करती है तो वो परमानेंट मेंबर बनने के काबिल या फिर नॉन परमानेंट बनने के काबिल है वो कंट्री यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। लेकिन हमने एक आयरनी ये देखी थी, एक मजाक की बात ये देखी थी कि इंडिया इन सभी कंडीशंस को फुलफिल करता है, लेकिन फिर भी इंडिया क्या बहुत सारी कंट्रीज करती हैं, फिर भी लेकिन आप परमानेंट मेंबरशिप को एक्सपेंड क्यों नहीं कर रहे हो? 1945 में जिस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस का संगठन हुआ था, आज भी वो उसका स्वरूप सिर्फ ऐसा ही क्यों दिखता है हमें? हमने ये चीज़ पढ़ ली थी। अब रिफॉर्म्स के बारे में जब हम यूएन की धज्जियां उड़ा रहे थे कल की क्लास में, उसी धज्जियों को उड़ाने के लिए अब एक आगे कदम रखते हैं। हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो कि हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जाना था। और रागनी आप देख लेना, पेंडिंग लेक्चर्स आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आज से बिल्कुल आप फ्रेश होकर ये सुनो। वीटो पावर। वीटो पावर एक बहुत ज़्यादा दिक्कत भरी चीज़ है। अच्छा, बाकी लोग मुझे ये बताओ रागिनी के अलावा कि वीटो पावर किसके पास होती है यूएन में? कौन है वो ग्रुप? क्या ग्रुप को क्या कहते हैं? किसके पास है वीटो पावर? फाइव परमानेंट मेंबर्स के पास है। क्या नाम है उनके? जल्दी जल्दी बोल दो ज़रा। एक है यूएसए, दूसरा है रशिया, र, यू, यूके। किसी किसी एग्जाम में यूके की जगह क्या वर्ड दिख सकता है? ब्रिटेन। तो कंफ्यूज मत होना। और ब्रिटेन की जगह भी अगर कोई एग्जाम ने स्टैंडर्ड गिराया तो क्या वर्ड डाल देंगे वो? इंग्लैंड। इंग्लैंड डाल देंगे, ठीक है। यूएसए, रशिया, यूके, चौथा कौन? फ्रांस। और लास्ट कौन? चाइना। चाइना। इन सब के पास एक स्पेशल पावर होती है, वीटो पावर। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको। मैंने अक्सर अपने कलीग्स के साथ और इवन मतलब मेरे जो एम पी पी एस सी के जो बैचमेट्स हैं, जो डी एस पी हैं, एस डी एम हैं, इवन जो आई पी एस ऑफिसर्स हैं, कहीं कहीं जिन लोगों को मैं जानता हूँ जो यू पी एस सी को दोबारा देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आई ए एस की लिस्ट में नहीं आ पा रहे हैं, मैंने बहुत लोगों से ये चीज़ पूछी है कि उनसे इंटरव्यू में ये चीज़ पूछी जाती है कि जब इनका इंटरव्यू का टाइम होता है, कोई ना कोई मुद्दा यूएन में चल रहा होता है, घुमा फिरा के जो इंटरव्यू पैनल होता है वो स्टूडेंट से पूछ लेता है कि मिस्टर एंड मिस, आप ये कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वीटो पावर ऑफ 5 परमानेंट मेंबर्स? लोगों को इसकी डेफिनेशन मेंस में लिखना नहीं आती, तो इंटरव्यू में तो भूल ही जाओ कि बोलेंगे कैसे। आज मैं आपको बताता हूँ, हम सारे लोग पीएसआईआर के स्टूडेंट हैं, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हमें वीटो पावर को बोलना कैसे होता है। एक हिंट तो मैंने आपको दे दी थी। आपसे अगर कोई सिंपल सा एक शब्द में पूछे कि मुझे एक शब्द में बताओ कि वीटो पावर का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? सर जी और मैडम, वीटो पावर इज नेगेटिव वोट। वीटो पावर इज नेगेटिव वोट, मैंने बताया था ना। लेकिन ये होता किस प्रकार से नेगेटिव वोट है, आप इसका रूप भी जान गए थे। मैंने एक एग्जांपल कोहिनूर वाला भी दिया था, या फिर मैंने एक पाकिस्तान के मसले पर एक एग्जांपल दिया था। आज हम लोग इसको डिटेल में बारीकी से समझते हैं, हमें बोलना क्या और लिखना क्या है मेंस में, ठीक है? देखो, एक जो इशू यूएन में चलता रहता है वो इस बात के ऊपर चलता रहता है कि यूएन में जो मेंबरशिप है ना, उनके साथ फेयर अमाउंट का ट्रीटमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 193 मेंबरशिप अगर जो है, मान लेते 2011 में, जो कि चैप्टर हमें बताता है कि 193 कुल मिलाकर टोटल मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस में। तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा संगठन? ये हिंदी में क्या आता है जब न्यूज़ में आते हैं यूनाइटेड नेशंस को? क्या बोलते हैं? कुछ आता है ना? संयुक्त राष्ट्र। हाँ, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। हाँ हाँ। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के अंदर 193 मेंबर कंट्रीज हैं, हम 200 प्लस मान लेते हैं, चलो इसको। इनमें से सारे कंट्रीज को इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, लेकिन वो मिलकर भी नहीं मिलती है। उसके पीछे एक बात चुभती है बाकी मेंबर्स को। क्या चुभती है? जो सिक्योरिटी काउंसिल, इसका जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, विच इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन, जिसके अंदर कुल मिलाकर 15 कंट्रीज हैं। बाकी मेंबर्स को इन 15 कंट्रीज से कोई दिक्कत नहीं है, इस 15 में से 5 से दिक्कत है। क्यों? क्योंकि बाकी 10 में तो किसी ना किसी कंट्री का नंबर आ ही जाएगा। वो नॉन परमानेंट मेंबर्स है जिनका टेन्योर हर 2 साल के लिए होता है। इसकी स्टोरी हमने पूरी जान ली थी। लेकिन इनका टर्म जो 5 मेंबर्स हैं, इनका टर्म अनिश्चित काल तक है। मतलब जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक यूएन रहेगा, तब तक इनका टर्म रहेगा। उससे भी चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई, वक्त की स्थिति थी, परिस्थिति थी, परमानेंट मेंबर बन गए, ठीक है।
परमानेंट मेंबर्स को तुम कम से कम एक्सपेंड करो उसकी लिस्ट को, 5 से 15, 10, 25 मेंबर, 30 मेंबर बढ़ाओ। चलो वो भी नहीं कर रहे हो। इनको लेकिन एक पावर दे रखी है, सबसे ज़्यादा चुभती है बात ये, वीटो पावर। वीटो पावर सिर्फ और सिर्फ यूएन में 5 परमानेंट मेंबर्स के पास है, और डिमांड ये चलती है, रिफॉर्म की बात ये चलती है कि इसको एबॉलिश कर देना चाहिए। क्यों? बड़े सारे एक्सपर्ट्स, बड़े सारे कंट्री के लोग, छोटी छोटी कंट्रीज, स्पेशली लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, ये मानते हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज, कि जो वीटो पावर है ना, वो ना कन्फ्लिक्ट में आता है विद रिगार्ड टू द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी और सॉवरेनिटी, जिसकी वजह से यूएन अपने आप को क्लेम करता है कि वो इक्वलिटी का स्टेटस, इगैलिटेरियन स्टेटस देता है सभी अपने मेंबर कंट्रीज को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनका ये कहना है, बड़े सारे एक्सपर्ट्स का, पॉलिटिकल साइंटिस्ट का, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट का, कि वीटो जो है ना, वो आज के समय में सही चीज़ नहीं है। राइट का मतलब ये अधिकार की बात नहीं हो रही, सही नहीं है ये, या फिर ये रेलेवेंट नहीं है। ठीक है? क्यों? वर्ल्ड पे वर्ल्ड के सामने कोई एक मेजर कोई इशू आया, लेटेस्ट इशू ही मान लेते हैं हम लोग एग्जांपल के तौर पर, समझने के लिए आसानी रहेगी। रशिया और यूक्रेन का युद्ध, रशिया और यूक्रेन के युद्ध में कौन सही है कौन गलत है, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने हैं, चाहकर भी नहीं लगा सकते पूरी तरीके से सैंक्शन। पूरी तरीके से रशिया की एक प्रकार से जो उसका एक पावर राइज हो रहा है, जिस प्रकार से वो ह्यूमन राइट वॉल्यूशन कर रहा है, चाहकर भी बड़ी सारी मेंबर कंट्रीज अगर ये होते हुए देखें भी और यूक्रेन की तरफ से बोलने की कोशिश भी करें, वो सिर्फ बात ही रह जाएगी यूएन में, उसके रशिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने वाला। वो क्यों नहीं होने वाला? बिकॉज रशिया क्या है? रशिया एक परमानेंट मेंबर है यूएन का। ठीक है? रशिया एक परमानेंट मेंबर है यूएन का, और परमानेंट मेंबर होने के साथ साथ इसके पास वीटो पावर है। तो कोई भी डिसीजन अगर रशिया के खिलाफ जाते हुए देखेगा, रशिया क्या करेगा? वीटो लॉन्च कर देगा। अब ये वीटो होता क्या है? क्यों हम लोग परमानेंट मेंबर्स के खिलाफ कोई बंदिश है, कोई सैंक्शन, कुछ भी नहीं कर सकते? अगर ये ह्यूमन राइट वॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसको हाथ पे हाथ रखे हुए क्यों देखते रहते हैं हम लोग? जानते हैं पूरा मुद्दा एक बारी। होता क्या दोस्तों, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ना, हम जैसा कि जानते हैं 5 हैं परमानेंट मेंबर्स और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। इनका जो टेन्योर है वो इन्फिनिटी तक है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो टेन्योर है वो 2 साल के लिए, यानी कि हर 2 साल में 10 मेंबर्स बनेंगे नॉन परमानेंट मेंबर्स, फिर अगले 10, फिर अगले 10, फिर अगले 10, ऐसे कर करके घूमता रहता है। हमने जो बात पढ़ी थी, यूएन का जो संगठन हुआ था, एक डॉक्यूमेंट को साइन कर हुआ था, यूएन चार्टर, जिसको इनिशियली कितने मेंबर्स ने साइन करा था? जिस दिन साइन हो रहा था, जल्दी बताओ। वेरी गुड, 51 स्टेट्स। 51 मेंबर कंट्रीज ने जो यूएन चार्टर को साइन करा था, उसकी वजह से हुआ क्या? चार्टर में ही ये वाली बात लिखी गई थी कि परमानेंट मेंबर्स को ना एक प्रिविलेज पोजीशन दी जाएगी, ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, वो जितने भी परमानेंट मेंबर्स कंट्रीज होंगे, अब निकल कर आए वो 5 की पोजीशन थी, 5 को मिलकर, इंडिया बेवकूफ है जैसे कि मैंने बताया था, इंडिया को मिल रही थी अच्छी खासी, लेकिन उसने चाइना को दे दी थी, ताकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो इतनी उथल पुथल, जो इतना टर्बुलेंस मचा हुआ है वर्ल्ड के अंदर, उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आ सके। मेन प्रिविलेज बहुत सारी मिली परमानेंट मेंबर्स को, ठीक है, लेकिन उनमें से 2 चीजें बहुत ज्यादा एक आरएनई बनकर रह गई, एक मजाक बनकर रह गई दूसरी कंट्रीज के लिए। एक, परमानेंट मेंबर्स सिर्फ नाम के परमानेंट मेंबर नहीं, अनिश्चित काल तक परमानेंट मेंबर्स, और जो परमानेंट मेंबर है उसके पास वीटो पावर है, जिसके पास वीटो पावर है वो परमानेंट मेंबर है, कहां चाहे यहां से पकड़ो चाहे वहां से पकड़ो, इनके पास वीटो पावर है। अब इतना लंबा खींचता जा रहा है हरामखोर एनसीईआरटी लिखने वाला, इस कुत्ते को ये तो बताना चाहिए, बता तो दे वीटो पावर है क्या। हम ये सब जानते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, वे खींचे जा रहा है, बात को खींचे जा रहा है, सस्पेंस रखा रहा है रेस की मूवी की तरह, के एंड में बताऊंगा कि सैफ अली खान ज़्यादा अच्छा है कि कैटरीना कैफ ज़्यादा अच्छी है। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स अच्छे हैं, ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इनका टेन्योर होता है सिर्फ 2 साल का, 2 साल का एट अ टाइम। ऐसा नहीं है कि दोबारा किसी को मौका नहीं मिलेगा, घूम फिरा के वो आते रहते हैं, ठीक है। और जब 10 मेंबर्स का टेन्योर खत्म हो जाता है, मान लो कि कोई बना 2022 और 2023 के लिए, तो 2024 में नेक्स्ट 10 मेंबर्स आएंगे जो कि इनसे मैच करते हुए नहीं होंगे जो इस टाइम तक थे, ठीक है। जो 10 2022 और 2023 में थे वो 10 नहीं होंगे, 2024 में नई लिस्ट बनेगी जो कि 2024 और 2025 में
सीट होल्ड करके रखेंगे। ऐसा चलता रहता है पूरा का पूरा सिस्टम, ताकि न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स कंट्रीज आ सकें एज नॉन परमानेंट मेंबर। एक जो कंट्री है वो कभी भी री इलेक्ट इमीडिएटली नहीं हो सकती जब उसने 2 साल अपना टेन्योर खत्म कर लिया। लेकिन आप लोगों ने मुझे होमवर्क करके नहीं बताया, मैंने आपने उस दिन पूछा था इंडिया ने कौन सी कंट्री से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई साहब आप जरा स्टेप डाउन कर जाओ, हमें दोबारा आने दो नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए, हमें वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने। कौन सी थी वो कंट्री? कोई होमवर्क ही नहीं करता है, हरामखोरी छाई हुई है सबके अंदर, किसी को नहीं पता। अपने मन से मतलब सोच समझ के मतलब वो बताओ, फिक्स अगर है तो बताओ, अंदाजा मत मारो मेरे से। मैंने होमवर्क इसलिए दिया था, होमवर्क इसलिए होता कि आप जानकर सब लोग फिर आंसर बताओ, अंदाजा नहीं। 10 कंट्री आप बोल दो, 10 कंट्री मयूर बोल देगा, 10 कंट्री अमित बोल देगा, 10 कंट्री रागिनी बोल देगी, कोई ना कोई तो मैच हो ही जाएगी। फिक्स करके मुझे बता देना, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ वाली चीज़, गाली खाओगे वरना मुझसे गंदी वाली सब लोग। नॉन परमानेंट जो मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड, इस वे में वो इलेक्ट होते हैं कि वो ना अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को वर्ल्ड के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये वाली बात मुझे, नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इलेक्ट इस प्रकार से हो रहे हैं कि वो वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यार ये तो कोई बात हुई नहीं ना, ये तो यूएन अपने सामने एक बात रख रहा है बस चार्टर के अंदर कि नॉन परमानेंट मेंबर्स का चुनाव इस प्रकार से होता है हर 2 साल में कि किसी ना किसी कॉन्टिनेंट को वो रिप्रेजेंट करे। अफ्रीका से और कैरेबियन से हमने पढ़ा भी था एक रिफॉर्म में, वो चीज़ पढ़ी थी हमने कि उधर से अंडर रिप्रेजेंटेशन है। देखो ये बगल में ही लिखा हुआ है, बल्कि ये देखो, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, ये आपको पता है डेवलपमेंट के मामले में इतने बढ़िया कॉन्टिनेंट तो है नहीं है। यहां से मेंबर कंट्रीज की भी रिप्रेजेंटेशन कम है काफ़ी ज़्यादा यूएन में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास है तो वो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स ही। बात समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं, 5 हैं परमानेंट, 10 है नॉन परमानेंट। लेकिन फिर इनके पास वीटो पावर क्यों है? इनके पास क्यों नहीं है? नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर नहीं होती, दे डू नॉट हैव वीटो पावर। तो अब फाइनली महाराज हमें बताने जा रहे हैं भाई साहब, इतना सस्पेंस रखने के बाद, कि वीटो पावर होती क्या है। अब इसको ध्यान से समझना, ये आपको हेल्प करेगा पीएसआईआर जीएस पेपर 2 में हर जगह आंसर करने के लिए, और इवन इंटरव्यू पैनल के सामने। क्या होता है, जब भी सिक्योरिटी काउंसिल कोई भी डिसीजन ले रहा होता है, दुनिया के सामने जो भी परिस्थितियां, चुनौतियां जो उसको देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती है, सिक्योरिटी काउंसिल ना एक प्रोसीजर को फॉलो करता है। उस प्रोसीजर का नाम है वोटिंग। वोटिंग करवाता है हर एक मेंबर्स के पास, जैसा कि हम जानते हैं एक वोट होता है यूएन में। लेकिन जब बात वोटिंग की आती है और सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग की आती है, तब परमानेंट मेंबर्स के पास एक वोटिंग पावर होती है कि आप ना वोट कर सकते हो नेगेटिव मैनर में। अब आप कहोगे यार ये वोट करना नेगेटिव मैनर में, कभी ऐसा सुना है कि आप वोटिंग करने जा रहे हो, मैं अपना वोट डालकर आया हूं नेगेटिव मैनर में? ऐसा तो कुछ नहीं होता कंसेप्ट कि आप नेगेटिव मैनर में वोट डालकर आ गए। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है, देखो, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसा कि मैंने आपसे बात करी थी, कोहिनूर क्या भारत को देना है, कोहिनूर क्या भारत को देना है, यूएसए ने बोला, यूएसए को इंडिया का साथ चाहिए, उसने बोला हाँ जी दे दो। रशिया हमेशा हर मुद्दे पे इंडिया में हामी, इंडिया के मुद्दे पे हामियां बढ़ता है, रशिया ने कहा दे दो। फ्रांस ने कहा दे दो। चाइना एब्सेंट हो गया, चाइना ने कहा हम ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन कोहिनूर अभी है कौन सी कंट्री के पास? यूके के पास। ये एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ मैं बता रहा हूं, उसने मूव कर दिया इस डिसीजन पे वीटो, तो क्या माना जाएगा इससे? यूके का वीटो मूव करना ये माना जाएगा कि चाइना ने भी मना कर दिया है, फ्रांस ने भी मना कर दिया, रशिया ने भी मना कर दिया और यूएसए ने भी मना कर दिया। अल्टीमेटली कोहिनूर का मुद्दा लैप्स कर जाएगा। ये होता है। तो देखो कहां गया ये, हाँ, permanent members can vote in a negative manner so that even if all permanent and non-permanent members vote for a particular decision, अगर एक पर्टिकुलर डिसीजन के लिए वोट करें, जैसे कोहिनूर का मैंने आपको एग्जांपल बताया, एनी परमानेंट मेंबर्स नेगेटिव वोट कैन स्टॉल द डिसीजन, वो डिसीजन को रोक सकता है। दिस नेगेटिव वोट इज कॉल्ड एज वीटो। सबके ऊपर वो हावी हो जाएगा कि ये सारे लोग भी मना कर रहे हैं, जबकि क्या सारे लोग ने मना करा? बताओ, नहीं ना। मना सिर्फ किसने करा था? यूके ने। लेकिन माना क्या गया वीटो के बाद? क्या माना गया?
हाँ, तो बोलोगे कैसे इसको? फिर से देखो एक बारी ज़रा, अंग्रेजी इसकी डिकोड करो आराम से, क्योंकि लिख कर आना पड़ेगा मेरे आंसर राइटिंग में। इवन इफ ऑल परमानेंट मेंबर एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स वोट फॉर अ पर्टिकुलर डिसीजन, किसी भी एक मुद्दे पर सारे परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स वोट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एक परमानेंट मेंबर का नेगेटिव वोट, यानी कि एक परमानेंट मेंबर ने यूज कर लिया वीटो पावर, ऑब्वियसली बात है, यूज तो क्या कहते हैं, परमानेंट ये परमानेंट मेंबर ही करेंगे, वीटो का अधिकार तो उन्हीं के पास है। ये यूएन में होने वाले किसी भी डिसीजन को रोक सकता है, स्टॉल का मतलब रोक सकता है। इस प्रकार से ये वीटो नेगेटिव वोट है, और इसलिए ये एक प्रकार से रिफॉर्म का एक मुद्दा बना हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल में। जब भी रिफॉर्म की बात आती है तो वो कहते हैं कि परमानेंट मेंबर्स की वीटो पावर को भी छीनो। जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया यूएन में ये जाकर बोल रहा है कि इसने ग्रुप बनाया हुआ है, G4 का ग्रुप, जिसके अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, जर्मनी है और ब्राजील है शामिल। ये कह रहे कि हमें परमानेंट मेंबर बना दो। एक मुद्दा ये उठ रहा है यूएन में कि जी हां, हम परमानेंट मेंबर बना देंगे, लेकिन आपको वीटो पावर नहीं देंगे। अब बताओ, ऐसे परमानेंट मेंबर बनने का क्या फायदा? सिर्फ स्टेटस लेने थोड़ी ना जा रहा है इंडिया। अच्छा, इंडिया की जो डिमांड है कि हमें परमानेंट, मतलब हमारे ग्रुप को, जितना भी इंडिया ये साथ आ रहा है कंट्रीज को लेकर परमानेंट मेंबर बनने, इसके अगेंस्ट में मुझे कोई बता सकता है कि कौन सा ग्रुप बन रखा है कि इंडिया को नहीं बनाना, इन सबको नहीं बनाना चाहिए? इसके अगेंस्ट में कोई जानता है कौन सा ग्रुप है? नहीं आइडिया? कहीं सुनाओ कुछ भी। हम्म। नहीं नहीं, सार ना भाई, सार तो हमारा है। सार क्यों कहेगा? देखो, उसका नाम है, आपने सुना होगा, कॉफ़ी क्लब। सुना है? कॉफ़ी क्लब, ये है कॉफ़ी क्लब, याद रखना, हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सब लोगों को एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, रागिनी आप ही सुन लो इस बात को, करंट अफेयर को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देनी अभी, बिल्कुल भी। करंट अफेयर कब करने होंगे, कब करवाए जाएंगे, वो मैं खुद बताऊंगा। अगर किसी को करंट अफेयर पे हल्का सा डाउट लगता है ना, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, इस साल का कोई भी एग्जाम तुम दे दो, सिर्फ करंट अफेयर के बेसिस पर, या अभी जैसे तुम्हें लगता है कि हल्का फुल्का हम करंट अफेयर पढ़ जाएंगे, स्टार्टिंग में जानता हूँ अभी किसी का प्रिपेयर नहीं है अच्छे से, 10% भी नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। तुम इस साल का कोई भी एग्जाम देकर देख लो, माई बेस्ट विशेष तो हो कि तुम्हारा क्लियर हो जाए, लेकिन तुम्हारा क्लियर नहीं होगा, तुम्हारा क्लियर कोई भी एग्जाम नहीं होगा अगर तुम करंट अफेयर पे फोकस करते हो तो। करके देख लो, चाहे तुम 5 साल की PT 365 उठा लो, चाहे तुम 10 साल की विजन उठा लो, तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो ही नहीं सकता अगर तुम्हारी स्टार्टिंग में कमांड नहीं है तो। देकर देख लो, 2000 दिसंबर तक कोई भी एग्जाम देकर देख लो, क्लियर हो जाए तो मुझे भी बता देना। आगे बात करते हैं। हालांकि एक मूव है, मतलब एक बात उठाई गई है, वाइल देयर हैज बीन अ मूव टू एबॉलिश, के बात ये उठती है, चर्चा ये उठता है, मुद्दा का विषय है कि हमें वीटो पावर को, वीटो सिस्टम को पूरी की पूरी तरीके से हमें अबॉलिश करना चाहिए या मॉडिफाई करना चाहिए। अबॉलिश मतलब या तो खत्म कर दो, मॉडिफाई कैसे? मॉडिफाई कैसे? और भी मेंबर कंट्रीज को ऐड करो सिक्योरिटी काउंसिल में, उनको भी वीटो पावर दो, ठीक है। बट एक रियलाइजेशन ये भी है कि परमानेंट मेंबर जो हैं वो कभी भी इस रिफॉर्म की तरफ मानेंगे नहीं। मजाक वाली बात दोस्तों ये है, अगर वीटो पावर को मॉडिफाई करना है या अबॉलिश करना है, इसके लिए भी तो डिसीजन आएगा। डिसीजन कहाँ आएगा ऐसा? सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तुम्हें लगता है पांचों के पांचों परमानेंट मेंबर हाँ कर देंगे कि हाँ रिफॉर्म कर दो या फिर अबॉलिश कर दो वीटो पावर को? बताओ। उस वीटो पावर को रिमूव करने के लिए, ध्यान से सुनना, ये तुम चीज लिखकर आ सकते हो, मैंने आज तक किसी के आंसर राइटिंग में नहीं देखी ये वाली चीज। मैंने ना विजन की टेस्ट सीरीज में, मेंस में मैंने किसी का देखा है ये, ना PSI और ऑप्शनल के बच्चे ये चीज लिखकर आते हैं कि मेन दिक्कत है क्या वीटो पावर के साथ। मेन दिक्कत भाई साहब ये है, उसको हटाने के लिए भी एक प्रपोजल आएगा जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में आएगा। अगर एक ने भी उस प्रपोजल के खिलाफ के वीटो को एबॉलिश करना है, मॉडिफाई करना है, उसके खिलाफ अगर वीटो कर दिया, वीटो के खिलाफ वीटो कर दिया, एक प्रपोजल है कि वीटो को एबॉलिश करना है, इस प्रपोजल के खिलाफ, इस मेमोरेंडम के खिलाफ, इस एक एग्रीमेंट के खिलाफ, एक जो एक रिक्वेस्ट करी गई है इसके खिलाफ अगर वीटो वो कर दिया तो वो डिसीजन भी लैप्स कर जाएगा। तो ये समझ रहे हो, दुनिया एक तरफ और दुनिया की एक मतलब कंट्रीज ना एक तरफ फंस कर रह गई हैं। क्यों? ये परमानेंट मेंबर्स जो है ना यूनाइटेड नेशंस में,
अपनी पकड़ जमा कर बैठे हुए हैं। कैसे? वीटो पावर की मदद से। कोई भी डिसीजन आएगा लागू ही नहीं होगा, जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा गया। तुम्हें क्या लगता है, कल को तुम लोग आईपीएस आईएएस ऑफिसर हो, तुमसे कोई बोले कि एक प्रपोजल आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारी ये पावर कम हो जाएगी, बताओ क्यों मानोगे? बताओ उसको क्यों मानोगे? क्यों साइन करके दोगे? जिस चीज़ से इंसान को अपना वो लगता है, अपनी पावर डिमिनिश होती हुई लगती है, वो कभी भी हामियां क्यों भरेगा? ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है। जबरदस्ती आपसे कोई करवा नहीं सकता, क्यों? ये आपके पास एक शस्त्र है। सवाल ये उठता है, तुम साले इतने बड़े इंस्टीट्यूशन, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तुमने बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और तुम्हारा एम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें तुम करते थे। थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना है, इसलिए हम उसको बना रहे हैं। लीग ऑफ नेशंस ने तो अपना पर्पस पूरा नहीं करा, सेकेंड विश्व युद्ध होकर ही रहा, अब एटलीस्ट तुम करोगे। तो तुम्हें मतलब एक बिल्कुल चार्टर जब साइन हो रहा था, तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं थी कि मतलब करना क्या है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से स्ट्रक्चर वो लाना है। और इतना टाइम हो गया, जैसे हमने कल की क्लास में भी इस चीज़ पे बात करी थी, इसकी धज्जियां उड़ाई थी इस वाली बात की। कहाँ गया ये? हाँ, सबसे पहले बात तो कि 1992 में एक रेजोल्यूशन आता है जिसको कोफी आनंद न्यू ईयर वाले दिन उसको टाइम मिलता है देखने का कि हाँ भाई आज मैं छुट्टी पे हूँ, आज देख लेता हूँ जरा। इंक्वायरी कंडक्ट होती है, होते होते ये रिफॉर्म्स प्रपोज करे जाते हैं, जो भी सिर्फ एक पॉइंट है, कोई इलेबोरेशन नहीं है, सिर्फ ऐसे हेडिंग बना बनाकर उसने दे रखी है। क्या मजाक चल रहा है बताओ? ठीक है, बात ये है, आगे बात करते हैं। ऑल्सो दुनिया जो है ना, इस रेडिकल स्टेप के लिए रेडी भी नहीं है। वर्ल्ड में नॉट बी रेडी फॉर सच ए रेडिकल स्टेप, इवन दो द कोल्ड वॉर इज ओवर। कोल्ड वॉर हालांकि खत्म हो गया, लेकिन इतना रेडिकल स्टेप के लिए हर कोई रेडी होगा भी नहीं। विदाउट वीटो ये एक डेंजर है कि जैसे 1945 में जो ग्रेट पावर्स थी वो अपने इंटरेस्ट लूज कर जाती है वर्ल्ड बॉडी के अंदर। बात ये है, सिंपल सी, जो अंग्रेजी झाड़ रहा है यही कह रहा है, वीटो पावर अगर इनकी छीन लोगे इससे, मान लो कल को कैसे भी करके तुमने वीटो पावर छीन ली, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो कंट्रीज हैं फिर ये यूएन का हिस्सा बनेंगी? यूएस, यूके, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, बताओ रेडी होंगी ये उसका हिस्सा बनने के लिए? ये लोग यहाँ टिकी क्यों हुई हैं? आपको क्या लगता है कि यूएन का मतलब ये पार्ट क्यों इतना ज़्यादा बजट वगैरह इनका जाता है? कल हमने सारे आंकड़े देखे थे, देखो बजट का कंगे लिस्ट वो। ये देखो, यूएसए 22%, पूरी की पूरी यूएन में फंडिंग 22% यूएसए से आती है, 12% चाइना से आती है, और परमानेंट मेंबर देखो 4.5% यूके से आती है, फ्रांस से 4.4% आती है, रशिया से 2.4% आती है। मजाक की बात देखो, यूके और फ्रांस से ऊपर, यूके और फ्रांस जबकि परमानेंट मेंबर है, इनसे ऊपर जापान और जर्मनी दे रहा है। यूके और फ्रांस से डबल 8.5। रशिया से ऊपर कितनी सारी कंट्रीज फंडिंग दे रही हैं, इटली, ब्राजील, कनाडा, जर्मनी, जापान, फिर भी लेकिन उनको परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया। वर्ल्ड में यूएन में 200 के आसपास कंट्रीज हैं, इंडिया 21वें नंबर पे है, कम थोड़ी ना है। और हमने कल पढ़ा था ना कि हमें रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, क्यों? इस बात की, यार भाई वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री अगर इतना बजट भी दे पा रही है यूएन को, बहुत बड़ी बात है। और ये तो सारी कंडीशन फुलफिल कर रही है ना, मेजर इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर है यूएन के बजट में, अच्छा खासा बड़ा नेशन है पॉपुलेशन की टर्म्स में, एक ऐसा नेशन जो कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को रिप्रेजेंट करता है, रिस्पेक्ट करता है, और जिसके आने से यूनाइटेड नेशंस जो है वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जोग्राफी एंड कल्चर, सारी चीज़ें तो फुलफिल करता है। क्या दिक्कत है परमानेंट मेंबर बनाने का? तुमने रोटी फेंकी, इंडिया आ रहा है वहां पर रोटी खाने, तुम कह रहे हो परमानेंट मेंबर बना देंगे, कोई जी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी, इंडिया खुश हो गया। तुम कह रहे हो लेकिन भाई साहब पूरी बात तो सुन लो, वीटो पावर नहीं दे पाएंगे आपको, ठीक है? तो ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा इनइफेक्टिव है यहाँ पर। अब हम लोग एक बात ये जान लेते हैं कि हमें जो अगर कभी लिखना हो बीइंग अ पीएसआई स्टूडेंट कि वीटो पावर कितने बार यूज़ करी गई है, तो देखो आप बोलना अकॉर्डिंग टू 1 जून 2018 यूएन की एक रिपोर्ट है, उसमें ये बोला गया, और इवन ये वाला जो आंकड़ा है ये यूएन की साइट पे भी डाला हुआ है, इन्होंने देखो यहीं से इसी सोर्स से इसको लिखा है कितने बार मतलब वीटो वो यूज़ करा गया। अच्छा अब मैं एक बात बता देता हूँ, जो भी स्टेट पीएससी हैं लाइक बीपीएससी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एसएससी का एग्जाम हो गया, इवन प्रिया जैसे आप सीएपीएफ का दे रहे हो, तो इसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं कि वीटो पावर कौन सी कंट्री की, ये तो आप बता ही लोगे ये सब। तो अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर आ गया कि कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा बार यूज़ करा है वीटो पावर, कौन सी कंट्री ने सबसे कम बार यूज़ करा है, अब इसको याद रखना कोई मुश्किल बात तो है नहीं, क्योंकि 5 ही है वर्ल्ड में तो कंट्रीज। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक मिनट रुका, ये क्या दिख रहा है, रशिया, यूएसएसआर 135 बार, उसके बाद यूएसए 84 टाइम्स, उसके बाद यूके
32 टाइम्स, फ्रांस 18 टाइम्स और चाइना 11 बार। तो क्या बनेगा इसका पूरा का पूरा, अगर ऑर्डर हमें लिखना हो तो, क्रोनोलॉजी लिखनी हो तो? सबसे ज़्यादा रशिया ने यूज़ करा है, फिर यूएस ने, फिर यूके ने, फिर फ्रांस ने, और फिर लास्ट में चाइना। समझ में आया? ये इसका ऑर्डर है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप तो जानते ही हो, अभी तक तो आप समझ ही गए हो सब लोग पढ़ते हुए, कि ये चीज़ें कहाँ का रेलेवेंस होल्ड करके रखती हैं, है ना कहीं इनसे क्वेश्चन टकराते हैं, बनते हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में आते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता, वो सोचते हैं हम शायद से हमने पीटी शायद अच्छे से नहीं पढ़ी है, इस वजह से हमसे नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब बात करते हैं यूएन की जुरिस्डिक्शन के बारे में। आगे याद है दूसरे कैटेगरी ऑफ रिफॉर्म्स, एक पहली कैटेगरी तो आज हमने खत्म कर ली है, ये पूरी की पूरी वीटो पावर तक पढ़ते पढ़ते। याद है 2 कैटेगरी ऑफ रिफॉर्म्स प्रपोज करे गए थे कि यूएन की जुरिस्डिक्शन क्या है। दिखा देता हूँ रिकॉल करने, वेरी गुड, तो मैं दिखा भी देता हूँ इसको। ये देखो 2 बेसिक तरह के रिफॉर्म्स की बात करी गई थी। एक था कि स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस किस प्रकार से, ये हमने पूरा पढ़ लिया, पूरा स्ट्रक्चर यूएनएससी, वीटो पावर, किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस चेंज होने चाहिए। प्रोसेस में हमने पढ़ा वीटो पावर, स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कि कैसे सिक्योरिटी काउंसिल और उसकी परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप को बढ़ाना है। अब हम लोग आज बात करते हैं कि यूएन की जुरिस्डिक्शन कैसी है और उसमें क्या क्या रिफॉर्म आने चाहिए। ठीक है, दूसरी कैटेगरी ऑफ रिफॉर्म्स। रागनी आपको समझ आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो ना? दिक्कत तो नहीं हो रही? प्रीवियस लेक्चर देखना, सारे कवर हो जाएगा। ठीक है, देखो द क्वेश्चन ऑफ मेंबरशिप इज अ सीरियस वन, यानी कि यूएन में अगर कोई कंट्री मेंबर बनती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मजाक की बात नहीं है, होती है मेंबर बनना यूएन में। अब लेकिन बात यहाँ पर एक और सीरियस मोड पर तब आ जाती है कि आप अभी मेंबर हो, क्या आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर हो या आप यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हो। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो कि पूरा यूएन ख़त्म करने के बाद भी ना कोई बारीकी से सोचता नहीं है। ध्यान से सोचना, ये क्वेश्चन तुम्हें पक्का मिलेगा, आने वाले सालों के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या पता तुम्हारे वाले एग्जाम के अंदर ही टकरा जाए। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। अगर आपके सामने एक स्टेटमेंट आए, आपके सामने एक स्टेटमेंट आए, ऑल नेशंस विच ज्वाइन यूएन आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? जितनी भी कंट्रीज यूएन को ज्वाइन करती है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मेंबर होती है, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? दूसरी स्टेटमेंट मैं ये लिख रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सारे डिसीजंस नॉन बाइंडिंग होते हैं, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब अगर तीसरी स्टेटमेंट तुम्हें आ जाए, ऑल members of UN become part of United Nations Security Council at one point or the another, क्या स्टेटमेंट ठीक है? कौन बोल रहे हो नो? प्रिया आप बोल रहे हो नो? कौन बोल रहे हो नो? ये यस कौन बोलता है बताओ? क्या सारी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनती हैं? देखो यही मैं बता रहा हूँ, देखो यही गलती कर जाओगे, बनती हैं भाई, हर 10 साल के बाद आता तो है मौका, 2 साल के बाद बनने का, नॉन परमानेंट मेंबर की फॉर्म में। सिक्योरिटी काउंसिल बोल रहा हूँ भाई, दिमाग खोल कर देखो ना, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट, इधर तो फंसोगे ही ना, यहाँ तो आओगे ही ना, इसलिए फंसा देता है पूरा का पूरा। यूएन लोग पढ़ जाते हैं, आईपीएस बन गए भाई, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, उसके बाद भी आईएएस में ये 2-2 नंबर की रेस से बाहर कर देता। देखो अच्छा एक बात बताओ, ये हम कब से पढ़ रहे हैं देखो, लेकिन फिर भी देखो दिमाग फ्रीज हो गया ना इस वाली लाइन में, कि क्या सभी मेंबर को मौका मिलता है सिक्योरिटी काउंसिल में वो मेंबर बनने का? मिलता है भाई, क्यों नहीं मिलता? मिलता है। जनरल असेंबली के मेंबर रोज हैं वो लोग सारे के सारे, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में कभी बनेंगे, किसी एक जमाने में बनेंगे, 2 साल के लिए बनेंगे जी, और हमारे साथ 9 और बनेंगे, नॉन परमानेंट की फॉर्म में बनेंगे हम लोग। लिमिटेड छोड़ो, मेंबर मैंने क्या बोला, एट वन पॉइंट और दी अदर, कभी ना कभी होते हैं कि नहीं होते हैं? सब लोग कह रहे हैं नो, होते हैं भाई, क्यों नहीं होते हैं? और आपसे कोई पूछे किसी भी कंट्री का वो नाम दे दे, पता है क्या करेगा?
क्या करेगा यूपीएससी या कोई भी एग्जाम? यूपीएससी तो ऐसी हरकतें नहीं करता इतना ज़्यादा, एक वो ब्रॉडर इशू पे क्वेश्चंस पूछता है, माइन्यूटली नहीं पूछता। मैं यूपीएससी की आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग की साइकोलॉजी भी समझा दूंगा, जिससे आप आराम से टेस्ट सीरीज में जितने भी ट्रैप होते हैं ये सब आप पकड़ लोगे। और रागिनी, एक और बात ये है कि आप नए हो, मैं तो आपको बता रहा हूँ, सारी की सारी टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व करेंगे 2023 और 23 की, ठीक है? यहीं पर 100 के 100 क्वेश्चन उसकी डिस्कशन करा करेंगे। खैर छोड़ो, लीव इट, पहले बात करते हैं अपने मुद्दे पर। हाँ, अगर आपको एक ये आ जाए, साउथ सुडान, साउथ कोरिया, कॉन्गो, सिंगापुर, बर्मा, थाईलैंड, इंडिया, आजकल ये पूछने लगा ना ऐसे साथ साथ बनाकर, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, 7 ऑप्शंस के क्वेश्चन पूछने लगा ना वो आजकल, जिसमें 7 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? मतलब ये 7 चीज़ें दे रखी है, फिर वो पेयरिंग बनाता है। अब वो आपसे पूछ ले कल को किसी भी एग्जाम के अंदर कि इनमें से कौन सी कंट्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर रह चुकी है, और ऑप्शन कुछ ऐसे हों कि मतलब मान लो 2 3 4 7, ठीक है, 1 3 6 7, ठीक है, और लास्ट में हो ऑल ऑफ दी अबव। भाई आंख बंद करके इसको ऑल ऑफ दी अबव कराना, कोई भी है कंट्रीज। बैठ के पता है कोई क्या सोचेगा, जिसने ओवर पढ़ाई कर रखी होगी या जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा, यार मैंने इसका नाम तो कभी नहीं सुना, मैंने इसका नाम तो कभी नहीं सुना। भाई बेवकूफ़ मत बनाओ अपने आप को, तुमने किसी का नाम कभी नहीं सुना है। अखबारों में अगर आया भी होगा ना, ये 1 2 कंट्री के नाम आए होंगे, जो लिस्ट दे रखी है ना एग्जामिनर ने, वो ट्रैप करने के लिए दे रखी है। तुम एक एक कंट्री का इतिहास जानते ही नहीं हो कि कौन सी रह चुकी है कौन सी नहीं रह चुकी है भैया। लेकिन एक बात तुमने अगर 12th क्लास की इस वाली एनसीईआरटी में ये पढ़ लिया होता कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यह पूरा का पूरा यूएन बना था 1945 में, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं 10 हर 2 साल में। तो एक बार बताओ, मौका सबको आ चुका है कि नहीं आ चुका है 2022 तक सबको एक ना एक बार बनने का? बताओ, लॉजिक से बता दो, चाहे तुम लिस्ट भी ना जानते हो, बताओ आ चुका है सबको मौका, कि नहीं आ चुका है सबको एक ना एक बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने का? बताओ, आ चुका है ना? बस यही है लॉजिक, यही है। ये लोग इतना सोचते नहीं है ना, वो पता क्या है, बस लाइन सामने रखी हुई है, मुझे टेस्ट देना है, मैं सारा चीजें ना वर्ड टू वर्ड रट्टा मार लूंगा रख के। उससे काम नहीं चलता, आपको एनालाइज करना पड़ता है। हाँ, यही आपकी मेहनत खुद ना करनी पड़े, इसलिए आप मेरे पास आए, और वो मेहनत मैं आपको करवाऊंगा। यही ब्रेन ओपनिंग चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा। हाँ, अब इसमें एक स्टेप और जा सकता है, लास्ट स्टेप होता है ये यूपीएससी का इतना हाई ऑर्डर क्वेश्चन पूछने का, क्या कि कौन सी कंट्री है इनमें से जो कि सबसे ज़्यादा बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर रह चुकी है। लिस्ट ऑफ, ये लिस्ट मैं आपको पकड़ा दूंगा, ये दे दूंगा मैं आपको, टॉप 3 कंट्रीज बता दूंगा जो सबसे ज़्यादा बार रह चुकी हैं। क्या होता है, आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि सबसे ज़्यादा बार रह चुके हैं? मतलब उनकी साइकिल ना सबसे ज़्यादा बार घूम कर आई है, ये मैं आपको बता दूंगा। डोंट वरी, बीइंग अ पीएसआईआर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और मैं पता करवा कर ही भेजूंगा आपको, ठीक है? और एक बात और अच्छी बताता हूँ, अब ये वाली मेहनत आप देख रहे हो इस बुक की, लक्ष्मीकांत की, ये और पीएसआईआर की, हम लोग पहले से ही कर रहे हैं, प्रीलिम्स से पहले ही कर रहे हैं। एक तो प्रीलिम्स के अंदर आप भूल जाओगे आईआर और उसका क्वेश्चन आपके गलत होंगे नहीं होंगे, ठीक है? दूसरी बात क्या कि जीएस पेपर 2 में ना आपकी मार्क्स की लीड काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहेगी, और प्लस ऐसे के अंदर ना आपको ठोस फैक्ट पता होंगे पॉलिटी के, और इंटरव्यू के अंदर ना आप कभी भी ये वर्ड यूज़ नहीं करोगे आप अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आप अब तो जानते ही हो, इतने टाइम से आप यहाँ पर आ रहे हो सारे लोग, कि अकॉर्डिंग टू मी काम नहीं करता यूपीएससी में ना, हमारा ओपिनियन मैटर ही नहीं करता है, हमें तो दूसरों के स्कॉलर्स के कंधे पे रख के बंदूक चलानी है। ये चीज़ पीएसआईआर इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शनल ये लेना चाहिए, ये आपका सिलेक्शन बहुत आराम से इंश्योर करवा देता है। बाकी लोग क्या कि इस लूप, मतलब होने वालों के भाई हो जाते हैं बाकी लोग, लेकिन उस लूप में बहुत लंबे टाइम तक फंसे रह जाते हैं। यहाँ पर क्या कि एक तीर से 7 8 निशाने लग रहे हैं हमारे। जीएस पेपर 1 में हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर, ज़्यादा अच्छे आंसर लिख सकेंगे नेशनल मूवमेंट वगैरह के। ऐसे का पेपर कवर, सोसाइटी में एक एंगल मिलता है लिखने के लिए, हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कुछ कुछ कंसेप्ट को, मार्क्सिज्म के आइडियोलॉजी को उठाकर सोसाइटी के आंसर्स में पटक सकते हैं। पेपर 2 पूरा कंप्लीट हाई आईआर और वो छूना भी नहीं पड़ता है। पेपर 3 के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह का मुद्दा कवर हो जाता है। एथिक्स के अंदर हमें थोड़ा सा ज़्यादा बेटर मतलब आंसर हमारे हो जाते हैं, क्योंकि जब स्कॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ लिखना हो, और पीएसआईआर तो पूरा कवर है ही, हमारा टाइम बच जाता है। बस ये बात ये है, ठीक है? तो आगे बात करते हैं। हाँ, जो क्वेश्चन है मेंबरशिप का वो एक सीरियस क्वेश्चन है। इन एडिशन
दो देयर आर मोर सब्सटेंशियल इश्यूज बिफोर द वर्ल्ड, मतलब वो ये कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस में मेंबरशिप का जो क्वेश्चन है वो इतना अहम क्वेश्चन है कि वर्ल्ड के सामने और भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन मेंबरशिप का स्टेटस क्या होगा, क्या वो जनरल असेंबली के होंगे, सिक्योरिटी काउंसिल के होंगे, सिक्योरिटी काउंसिल के होंगे भी तो क्या नॉन परमानेंट होंगे, परमानेंट होंगे, वीटो पावर होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कह रहा है यूएन ने लगभग अपने 60 साल कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये पुरानी, अब ये एनसीईआरटी ऑब्वियसली बात है, पुरानी हो चुकी है, तो आप ऑब्वियसली बात आप समझ सकते हो कि ज़्यादा ही साल हो चुके हैं। जो हेड्स ऑफ द मेंबर स्टेट जो सारे के सारे मतलब कंट्रीज़ के पीएम और प्रेसिडेंट वगैरह जो भी मिले अकॉर्डिंग टू देयर सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, के वहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उस कंट्री के पीएम आए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसके सारे राष्ट्रपति आए थे। सितंबर 2005 में एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, एक एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। अब यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट बात, मतलब ये यहाँ पर कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि ये मीटिंग तो हर साल एनुअली होती है, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, 2005 में एक स्पेशल चीज़ हुई थी। इन सारी चीज़ों को, इन सारी मीटिंग्स को आप हाईलाइट करके लिख सकते हो, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है, कई लोग ना यूपीएससी की डिमांड को या फिर मेंस आंसर राइटिंग को समझ नहीं पाते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, चाहे वो फिर बिहार का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, कोई सा भी एग्जाम हो। भाई अगर वो जीएस पेपर 2 में अगर वो स्पेसिफिकली 3 चीज़ों को पूछ रहा है ना, पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, बिल्स एंड एक्ट्स, ये 4 कैटेगरी होती है जीएस पेपर 2 में क्वेश्चंस की, बिल्स एंड एक्ट्स। इन सबके आंसर राइटिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है, इसलिए किसी किसी के मार्क्स 65 भी आती हैं जीएस पेपर 2 में और किसी किसी के 165 प्लस भी आते हैं। बहुत आसान है इस पेपर में 180 प्लस मार्क्स लाना। आप कहोगे ऐसा हमने टॉपर के भी नहीं सुने, वो इसलिए नहीं सुने, फंसे हुए हैं वो मेंटेलिटी में। मेंस 365, पीटी 365 और लक्ष्मीकांत। पॉलिटी से तुम किसी से भी पूछ लो, मैंने भी वही बेसिक बुक्स करी हैं जो सब लोग करते हैं, एम लक्ष्मीकांत वाला पॉलिटी वगैरह। तो भाई साहब मुझे भी दिखा दो जरा एम लक्ष्मीकांत से मेंस के आंसर कैसे लिखे जा सकते हैं। मैं तो हर साल पेपर देखता हूँ, मुझे तो नहीं लगता कोई के क्वेश्चन वो लक्ष्मीकांत से और उसका आंसर पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत ने दे रखा है। गवर्नेंस के तो सोर्स की बात ही नहीं करते लोग। आईआर भाई साहब तुम पूछो और महान लोग, पर्सनली चाहे कुछ भी कर रहे हो, आईआर में कहते हैं मेंस दृश्य में पढ़ के चले जाओ, बैकग्राउंड वहीं मिल जाएगा आपको। अच्छा, बिल्स और एक्ट्स करंट अफेयर पढ़ जाओ, ऐसे नहीं होता। इतना अगर ये आसान होता ना कि तो सब लोग बस एक लक्ष्मीकांत पकड़ लेते, एक मेंस 365 पकड़ लेते या पीटी पकड़ लेते, तो उससे प्रीलिम्स हो जाता, उससे मेंस हो जाता, बन जाते कलेक्टर, एसडीएम, डीएसपी, आईपीएस। ऐसे नहीं होता है ये वाली। हाँ लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, लक्ष्मीकांत प्लस हल्के फुल्के करंट अफेयर आपका स्टेट पीएससी में बहुत आराम से सिलेक्शन करवा देंगे, यूपीएससी में इसके बियॉन्ड जाना पड़ता है। और अगर स्टेट में भी किसी को डीएसपी और एसडीएम की रैंक चाहिए, मैं उसके लिए बताऊंगा कि लक्ष्मीकांत के बियॉन्ड जाकर गवर्नेंस का वैल्यू एडिशन मटेरियल मैं आपको करवाऊंगा प्रिपेयर्ड, जिससे आपके ना बिल्स और एक्ट्स ना करंट अफेयर का एंगल नहीं रखोगे आप। करंट अफेयर का एंगल होता ही नहीं उनमें, करंट अफेयर का एंगल होता ही नहीं है। करंट अफेयर से तो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ये। अब आप खुद ही देख लो ना, मेंस 365 में वो ना कंपैरिजन नहीं देता कि ये जो नई हेल्थ पॉलिसी आई है ये पुराने वाले इंदिरा गांधी के टाइम से कैसे अलग है, लेकिन क्वेश्चन हर एक स्टेट पीएससी और यूपीएससी ये पूछता कि ये जो नया बिल या ये नया एक्ट या जो ड्राफ्ट प्रपोजल आया ये पुराने वाले से कैसे वो है, अलग कैसे है, पुराना वाला है ही नहीं, तो क्या आधा क्वेश्चन को छोड़कर आ जाओगे। यही तो दिक्कत होती है। फिर जब इंटरनल मार्किंग होती ना, 15 नंबर का वो क्वेश्चन था, 7.5 भी नहीं मिलते फिर किसी को, क्योंकि आधा तो आपने छोड़ ही दिया, पुराने वाले के बारे में तो कुछ लिखा नहीं, और जो करंट भी लिखा है उसमें भी सब कुछ ठीक लिखा नहीं, नंबर रह जाते हैं 3.5, 15 में से 3.5, एक एक नंबर की तो रेस होती है आईपीएस आईएएस की लिस्ट में, बंदा बाहर, बंदे को समझ भी नहीं आता। फिर जब अटेम्प्ट ऐसी होने लग जाते हैं, लोग चेंज नहीं करना चाहते ना अपने आप को, फिर बस कोसते हैं यूपीएससी लक फैक्टर है, यूपीएससी ऐसा नहीं होता, वो एक ब्लैक बॉक्स है, कितनी भी मेहनत कर लो उसमें आराम से सिलेक्शन नहीं होते। तो वही है ना कि उन हरामखोरों ने अपने आप को चेंज कहाँ करा है बताओ। अब जो जिस रणनीति से सिलेक्ट हो गया एक बारी आईपीएस आईएएस बन गया, आईपीएस या आईआरएस बन गया, वो सोचता है कि भैया दूसरे नहीं बन पाए, मैं तो बन पाया ना। लेकिन मेरा उससे सवाल है, ठीक है भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, तू आईएएस क्यों नहीं बन पाया? और फिर दोबारा अगर तू दे रहा है तो तेरे तो अब तो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो रहा अब तो मतलब एक ही साल में तू इतना बेवकूफ हो गया तेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा। बात होती है हर साल एक नई स्ट्रेटेजी है। मैंने तुम लोगों की बात बताई ना, रागिनी लोगों को मैंने एक बात बताई थी, तुम गौरव अग्रवाल से लेकर टीना डाबी तक सबको बिठा लो एक एग्जाम में, सारे अपने सारे रैंक 1 को पिछले 10 साल के, अब कौन रैंक 1 लाएगा आप बताओ?
सारे फर्स्ट रैंकर्स को 10 साल के एक प्रीलिम्स में बैठा दो 2023 वाले। अब बता दो उस साल रैंक वन कौन। हो सकता है सारे लोग प्रीलिम्स भी ना निकाल पाए। जो स्ट्रेटजी काम करती है पिछले साल वो अगले साल कभी काम नहीं करती। चाहे तुम सीबीएसई का एग्जाम दे लो, चाहे तुम एसएससी का दे लो, चाहे कुछ भी दे लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर गोबर होते हैं। उनसे एक आइडिया लिया जा सकता है, रणनीति कभी नहीं बनाई जा सकती है। मेरा ये मानना रहता है, लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के बेसिस पे क्लियर करो। भाई ये चीज ना कितनी ज्यादा सही है और कितनी ज्यादा गलत है बोलने वालों को सोचना चाहिए। अगर ऐसा होता ना, मेरा ये मानना रहता है पार्लियामेंट का तुम एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, तुम इस दुनिया से कोई भी फिर टेस्ट सीरीज लेकर आ जाओ जहां पर पार्लियामेंट का क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कोई भी तुम उठा लो जहां पार्लियामेंट के क्वेश्चन हो, और आने वाले एग्जाम्स के अंदर जिसमें तुम बैठोगे पार्लियामेंट का क्वेश्चन हो, वो तो हो ही जाएंगे ना, क्योंकि पूरा पार्लियामेंट का बेस कवर है। लोग घटना चक्र उठा उठा के ला रहे हैं, उल्लू यूपी के लोग। हम घटना चक्र से स्टेट पीएससी निकालेंगे, स्टोरी पूरी पता नहीं है। एमपी कैसे बना जाता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट करता है, कौन वोट नहीं करता, राज्यसभा लोकसभा के बीच में डिफरेंस नहीं पता, घटना चक्र के क्वेश्चन चार्टर में लगे हुए हैं। ये स्ट्रैटेजी चेंज करने की बात होती है। इसलिए रागिनी कल मैंने आपको बोला था ना ये वाली बात कि जब आप आओगे तो एक फ्रेश स्ट्रैटेजी के साथ आना। और ये वाली बात मैं सबको बोलता हूँ, जो पढ़ा हुआ है अभी तक कुछ काम नहीं आने वाला। तो आप ध्यान से सुनना सब लोग। एक बात और, मेंस की एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, क्या जो लीडर्स हैं इस मीटिंग में जब वो मिले, उन्होंने कुछ एक स्टेप्स लिए जो कि उन्होंने बोला कि हमें लेने चाहिए अगर यूएन को हमें और ज़्यादा रेलिवेंट बनाना है चेंजिंग कंटेक्स्ट में। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो चालाकी देखो, अब आप यहीं से पकड़ लो, यहीं से पकड़ लो इसकी चालाकी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यस मिस्टर मयूर यू टेल मी कि यूएन को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए करंट वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस करे जा सकते हैं। मयूर का दिमाग डायरेक्टली खिसकेगा द हिंदू न्यूज़पेपर पे, इंडियन एक्सप्रेस पे और मेन 365 पे। यार मैंने कुछ ऐसा पढ़ा है कि यार मतलब करंट अफेयर में कैसे यूएन को ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, कैसे कोई कोई नई चीज़ें आई हो, कोई नई आर्टिकल आया। मैंने थोड़े बहुत एडिटोरियल से नोट्स तो बनाए थे। सिर्फ एक स्टैटिक पे यहाँ पर आ जाओ, आप हमेशा के लिए आने वाले 10 साल के लिए भी एग्जाम्पल दे सको। क्यों, यूएन को इस मीटिंग में जो बोला गया, आप सबसे पहले तो कंधा पकड़ो, आंसर लिखने के समय पे और बोलने के समय आप बोलो रिस्पेक्टेड सर, या फिर अगर आप आंसर लिख रहे हो, इन ऑर्डर टू मेक यूएन मोर रेलिवेंट इन द चेंजिंग कंटेक्स्ट वी कैन टेक सम इंस्पिरेशन फ्रॉम सितंबर 2005 एनुअल मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ऐसे ही इंटरव्यू में बोलना, ऐसे ही मेंस में लिखना। क्या ये चीज़ें आप कहोगे सर दीपांग जी ये 2005 में आई थी, मैं 2023 के 24 के इंटरव्यू में बोलूंगी या बोलूंगा तो सही रहेंगी? मैं कहता हूं बिल्कुल सही रहेंगी। तो आप कहोगे क्यों जी? क्योंकि ये इंप्लीमेंट ही तो नहीं हुई है, ये आज भी सपना ही है। इसलिए पहले ये तो चीज़ें फुलफिल हो तब तो और ज़्यादा वो बनाया जा सकता है। अब यहां पर देखो पॉइंट कितने कितने सारे हैं, आपको करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो, सबसे पहले आप बोलो एक पीस बिल्डिंग कमीशन बनाओ सर जी, क्योंकि पीस बिल्डिंग कोई कमीशन नहीं, यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस और कमीशन में सर फर्क होता है, क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा पीएसआईआर के लेक्चर्स में आगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करवाओ, जहां जहां नेशनल सरकारें फेल कर जाती हैं ना उनको हाईलाइट करो, यूएन के प्लेटफॉर्म पे उन सरकारों को, उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लेकर आओ कि कैसे तुम चूक गए अपने सिटीजन्स को एट्रोसिटीज ह्यूमन राइट्स वॉलेशंस से बचाने के लिए। उनकी धज्जियां उड़ाओ, उनसे सवाल जवाब करो सामने आके, उनको एक्सेप्ट करवाओ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। नंबर 2, तीसरा, ह्यूमन राइट्स काउंसिल को इस्टेब्लिश करो। और आप बोलना इसकी बात चल रही थी लेकिन 19 जून 2006 से ये ऑपरेशन में आ चुका है। इस पॉइंट को अगर आप चाहो तो अभी के लिए मतलब आप जो आप आंसर लिखा करोगे हटा सकते हो, लेकिन ब्रैकेट में अगर ये वाली चीज आप लिखकर आ जाओगे ना कि एक ये डिमांड सर चल रही थी लेकिन जल्दी मान ली गई, आपको नंबर मिल जाएंगे। दूसरा, एग्रीमेंट कि कैसे हमें मिलियन डेवलपमेंट गोल्स अचीव कर रहे हैं। लेकिन आप जैसा कि आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो मैं बता देता हूं, अब एमडीजी यूज नहीं करा जाता। समक्ष सुन रहे हो, एमडीजी अब वर्ड यूज नहीं करा जाता, अब इसकी जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर्ड यूज करा जाता है, क्योंकि इसके टारगेट फुलफिल नहीं हो पाए थे। आप बस काट के थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करते ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। उसके बाद टेररिज्म को हर एक फॉर्म में क्रिटिसाइज करो। कंडमनेशन मतलब होता है क्रिटिसिज्म, हर एक उसके प्रकार में, हर एक प्रकार से जैसा वो दिखता है। अब आप इसमें यहां पर एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, इसको ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग होना चाहिए टेररिज्म के मुद्दे को एक्सेप्ट करने के लिए। कैसे? इंडिया एक वो लेकर आता ना, क्या कहते हैं वो, एक प्रपोजल रखा था उसने, क्या कहते हैं टेररिज्म के ऊपर, एक नाम भूल रहा हूं मैं उसका, CCIT क्या था वो, हाँ यही तो था।
कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, है ना, यही तो था, सीसीआईटी, है ना, यही कहते हैं ना इसको, सीसीआईटी, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। इंडिया ये कह रहा है, आप लोगों ने अक्सर न्यूज़पेपर में सुना होगा या वैसे भी सुना होगा, टेररिज्म की एक डेफिनेशन दो, बिकॉज टेररिज्म नोज नो बाउंड्री, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई डिसीजन ही नहीं हो पा रहा। उसके बाद अगर आप ये मानते हो कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो जो कंट्री अपने आप को डेमोक्रेसी में कन्वर्ट नहीं कर पा रही उनकी मदद तो करो। आप रोते रहते हो कि हमें पैसा चाहिए, तो ठीक है, डेमोक्रेसी फंड क्रिएट करो एक। अब डेमोक्रेसी फंड का मतलब ये नहीं होगा कि सरकार का तख्ता पलट करवा कर डेमोक्रेसी वहां पर लेकर आकर जबरदस्ती, नहीं, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रूल दिखना चाहिए। सऊदी अरेबिया कितना भी मॉडर्न हो जाए, कितने भी उसके जो शेख वगैरह हैं इतने अमीर हैं, बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग को खरीदने की औकात रखते हैं, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूशन होते हैं वहां पर, आपको वो नहीं दिखता ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन। तुम तो बस वो 4 सोने की ईंटें तुम्हारे फेंक देते हैं मुंह पे, तुम नाचने लग जाते हो घुंघरू पहन के। वहां पब्लिक प्रोसिक्यूशन होते हैं, चौप चौप स्क्वायर होता है। एक लड़की इतनी सुंदर, क्या बताऊं मैं तुम्हें यार, कैरा अडवाणी फेल उसके आगे। एक लड़की, 2015 की बात है, मैं हिंदू पढ़ रहा था उस टाइम पे, और उसकी फोटो आई कि इस लड़की को पता नहीं सऊदी अरेबिया था या कौन सी गल्फ कंट्री थी, वहां पर टांग दिया गया खंबे से, और इसके बॉडी पार्ट्स को चॉप चॉप करके, मतलब चील कौओं को खिला दिया गया। मैंने सोचा ऐसी कुछ होगा, मतलब कोई मुद्दे ने कुछ कर दिया होगा, लेकिन पता क्या था, उसने सिर्फ अपना बुरखा उतार के उसने बिना बुरखे की एक सेल्फी मॉल के अंदर डाल दी थी, अपनी मॉल में थी, मतलब वो सेल्फी पोस्ट कर दी थी फेसबुक के ऊपर। तो उधर 2 तरह की पुलिस होती है, आपको पता है ना, एक सिविल क्राइम के लिए और एक मॉरल पुलिस होती है। बस वो आपको पकड़ के ले गई, उस लड़की को पकड़ के ले गई, वो बेचारी, काट डाला उसे, ठीक है। उसके बाद एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि ट्रस्टीशिप काउंसिल को वाइंड अप करो, ठीक है, या तो उसे दोबारा रिन्यू करो या हटा दो। याद है ट्रस्टीशिप काउंसिल? अब यहां पर इसकी बात क्यों करी गई, वाइंड अप करो, या तो उसे ऑपरेशन में लाओ या वाइंड अप करो, तो पैसा बचाओ ना बेफालतू में पलाओ के बाद। याद है ना ये वाली चीज, कोई भूला तो नहीं ट्रस्टीशिप काउंसिल को? ये रहा, जब से, हाँ, पलाऊ जो कंट्री थी जिसने ये बोला कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ये रख सकते हैं, तो पलाऊ की इंडिपेंडेंस के बाद तब से सस्पेंडेड चल रहा है, देखो लिखा भी हुआ है, हाँ सस्पेंडेड, 1 नवंबर 1994 से। इसको वाइंड अप करो। और इसके बाद अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या, और एक बार मैं बता दूं, ट्रस्टीशिप काउंसिल का क्वेश्चन पेंडिंग है यूपीएससी में, अभी तक पूछा नहीं गया है, ये सिर्फ आपको पता होगा, बाकी लोगों को नहीं पता होगा। आप एटलीस्ट 150 वर्ड्स में इसका आंसर लिख पाओगे आराम से, ठीक है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।